दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर सुबह उठते ही आप देखो कि आपके फ़ोन में इंटरनेट सर्विस हमेशा के लिए बंद कर दी गई है कंपनी की तरफ से। टीवी पर कोई भी पसंद का चैनल अब से नहीं आएगा। खबर आती है कि अब देश में डेमोक्रेसी नहीं रही, मिलिट्री राज करेगी और 1 साल तक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। अब सारा का सारा राज मिलिट्री के हिसाब से चलेगा, आपकी डेमोक्रेसी अब नहीं है। तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आई एम श्योर कई तो सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो गया तो जीते जी नर्क में रहने वाली सिचुएशन आ जाएगी। दोस्तों, जो आपने वीडियो देखी है ये है म्यांमार की आज की तस्वीर। म्यांमार की आज की तारीख में कुछ इस तरह की हालत हुई पड़ी है कि वहां पर भी इस तरह का नर्क देखने को मिल रहा है। देश के लोग खुद ही अपनी सरकार के विरोध में सड़क पर आ गए हैं। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो विरोध हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है और इससे जुड़ी हुई और भी कई सारी बातें। पर वीडियो शुरू करने से पहले थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। पहले दोस्तों जानते हैं म्यांमार के इस मिलिट्री कूप के बारे में। मिलिट्री ने 1 फरवरी 2021 को यानी इसी साल फरवरी की पहली तारीख को ये तख्ता पलट कर दिया। 1 साल की देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। मतलब 1 साल तक देश में सारा कारोबार, सारा शासन जो है मिलिट्री के हिसाब से किया जाएगा। और तो और देश की जो राजधानी है यांगून, वहां पर मिलिट्री के सोल्जर्स तैनात कर दिए गए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई है, इंटरनेट काट दिया गया है, आसपास के शहरों से इसका कनेक्शन काट दिया गया है ताकि किसी को पता ना चले कि राजधानी के अंदर क्या हो रहा है। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के सारे पॉलिटिशियंस को और खासकर इस पार्टी की सबसे फेमस पॉलिटिशियन सू की को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। और ये हाउस अरेस्ट करने के लिए बहाना ये लगाया गया है कि उन्होंने इल्लीगली विदेश से वॉकी टॉकी इंपोर्ट किए हैं। मतलब सरकार को किसी ना किसी बहाने की तो ज़रूरत थी। इस बहाने के ज़रिए उन्होंने सू की को हाउस अरेस्ट मतलब नज़रबंद कर दिया है। और अपनी इन सब हरकतों के पीछे जो देश में एकदम से इमरजेंसी घोषित कर दी है, मिलिट्री ने ये सफाई दी है कि जो नवंबर 2020 में इलेक्शन हुए थे उसमें फ्रॉड हुआ था, जिस वजह से सू की पार्टी NLD जीती है। ये फ्रॉड सरकार साबित तो नहीं कर पाई पर इसके बहाने उन्होंने ये तख्ता पलट किया है। दोस्तों, ये तख्ता पलट की कहानी को समझने के लिए और इसमें जो किरदारों का मैंने नाम लिया है, खासकर सू की का, इन सब के बारे में समझने के लिए हमें पहले ज़रूरत है म्यांमार के इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में झांकने का। तो चलते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री में करीब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जब म्यांमार जापान के अधीन था, जापान ने म्यांमार के ऊपर कब्जा किया हुआ था। उस वक्त एक इंसान जिसका नाम था ऑंग सैन, नाम याद रखिएगा, ये कहानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ऑंग सैन ने एंटी फासिस्ट पीपल फ्रीडम लीग यानी AFPFL की स्थापना की और ब्रिटिशर्स की मदद से जापानियों से 1945 में अपने देश को मुक्त करवाया। इसके बाद 1945 में जब बर्मा आज़ाद हो गया, जी हाँ, उस वक्त म्यांमार का नाम बर्मा था, तब पैंगलोंग के एक एग्रीमेंट में जो कि ऑंग सैन और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था, उसमें यह तय किया गया कि 1948 में म्यांमार को पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा, आज़ाद देश घोषित कर दिया जाएगा। पर तब तक ऑंग सैन ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि बनकर शासनकाल चलाएंगे। ऑंग सैन का सपना था कि देश जो है डेमोक्रेसी की तरफ जाए, देश में काफ़ी खुशहाली आए, बहुत ज़्यादा रिच कंट्री हो। और उसकी यही बातें शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई और इसीलिए आज़ादी से करीब 6 महीने पहले ऑंग सैन को असैसिनेट कर दिया गया, मतलब उसकी हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के पीछे ब्रिटिशर्स थे या कोई और था, ये चीज़ हम क्लियरली कह नहीं सकते। सुनने में आया कि इसके पीछे ब्रिटिशर्स का ही हाथ था। ऑंग सैन के मरने के बाद उन्हीं की पार्टी के एक और नेता जो उस वक्त विदेश मंत्री थे, जिनका नाम था यू नू, वो पार्टी का कार्यभार संभालने के लिए राजगद्दी पर आए और बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि 1948 में बर्मा जो था वो आज़ाद हो चुका था। यू नू के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ ही समय बाद जो उनकी पार्टी थी AFPFL में
फूट पड़ गई, वो स्प्लिट होने लग गई, माहौल जो था शांतिपूर्वक नहीं रहा पार्टी का। और इस घबराहट में यूनू ने वो करा जिस वजह से बर्मा में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। यूनू ने 1958 में यानी आज़ादी के 10 साल बाद आर्मी के चीफ इन जनरल नी विन के पास जाकर उन्हें ये कहा कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए वो कुछ समय के लिए सारा का सारा कार्यभार प्राइम मिनिस्टर का संभाले। और ऐसा ही हुआ, और ये शायद यूनू की बहुत बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा बर्मा को बहुत लंबे समय तक चुकाना पड़ा, और आज भी शायद चुका रहा है उसी वजह से। उसके 2 साल बाद जब 1960 में दोबारा से इलेक्शन हुए, यूनू की पार्टी जीत गई और जो चीफ इन जनरल सारा का सारा कार्यभार संभाल रहे थे वो राजा से वापस रखवाले की राजगद्दी पर आ गए। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार दोबारा से यूनू को दे दिया। पर सत्ता का लालच नी विन को इस तरह का लग गया था कि उन्होंने 2 साल बाद ही 1962 में अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि सारी की सारी आर्मी का सारा कमांडर, सारा कार्यभार सब उनके मुताबिक चलती थी। इस विद्रोह के बाद सारी की सारी जो सरकार चल रही थी यूनू की, वो सब की सब ख़त्म कर दी गई। देश में मिलिट्री प्रशासन आ गया। नी विन ने करीब 2 दशक तक देश के ऊपर राज किया, और इस दौरान उसने कुछ ऐसे काम किए जिसने देश की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता कर दी। नी विन ने पूरी की पूरी इकॉनमी को बाकी दुनिया से आइसोलेट कर दिया। फ्री मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया। कई सारे जितने भी पॉलिटिकल एडवाइजर्स थे उन सबको जेल भेज दिया गया। इकॉनमी को पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया, मतलब कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से कोई भी बिजनेस नहीं चला सकता है। और जितने भी फॉरेनर्स वहाँ पे रह रहे थे उन सबको देश से निकाल दिया। देश की इकॉनमी ड्रॉप करने लग गई। और तो और इस गिरती हुई इकॉनमी में ये जो आग लगाई हुई थी यूनू ने, उसमें घी का काम कर दिया डीमोनेटाइजेशन ने। जी हाँ, डीमोनेटाइजेशन सिर्फ भारत में नहीं हुआ। 1987 में बिना सोचे समझे नी विन ने देश में डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जिसका असर लोगों के ऊपर देखने को मिला। लोगों की सारी सेविंग्स ड्रॉप हो गई, खस्ता हाल हो गई सारी की सारी जनता। खाने को कईयों के पास पैसा नहीं था, सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। देश की जो जनता थी वो सरकार से सवाल पूछ रही थी, सड़कों पे उतर आई थी। नी विन की इन्हीं हरकतों की वजह से 1988 में नी विन को राजगद्दी मतलब कि चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ी। और उसी साल सूकी भी बर्मा में मौजूद थी, जो अपनी बूढ़ी माँ की वहाँ पे देखरेख करने के लिए आई थी। और जैसे ही लोगों को पता लगा कि सूकी बर्मा में मौजूद है, सारे लोग स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सूकी से रिक्वेस्ट की कि वो देश को आज़ाद कराने के लिए, देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए कुछ करे, इलेक्शंस में आए, और सूकी इस चीज़ को मान गई। अब लोगों ने सूकी को ही क्यों अप्रोच किया, इसका कारण है ऑन्ग सैन। जी हाँ, हमारी कहानी का वो कैरेक्टर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। सूकी ऑन्ग सैन की बेटी है, और ऑन्ग सैन को आप जानते ही हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी देश को आज़ाद कराया और उसके बाद देश को खुशहाल बनाने का सपना देखा, जिसमें उनकी मौत हो गई। और सब के सब लोग ऑन्ग सैन को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और ऑन्ग सैन को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज बर्मा आज़ाद है। लोगों को ऐसा लगा कि हमारे फादर ऑफ नेशन की जो बेटी है वही हमारे देश को दोबारा से ये जो मिलिट्री रूल है, जो डिक्टेटरशिप है, इससे आज़ाद कराएगी। और उन्होंने सूकी से रिक्वेस्ट की, और सूकी रिक्वेस्ट मान गई, और उन्होंने नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना की। अगले साल 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया, और यहाँ की राजधानी रंगून का नाम यंगून कर दिया गया। और इसी साल बर्मा में फ्री इलेक्शन हुए, जिसमें सूकी की पार्टी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जीत गई और बहुत ज़्यादा बहुमत से जीती। पर जो सरकार थी वो नहीं चाहती थी कि इनकी पार्टी सत्ता में आए, इसीलिए उन्होंने रिजल्ट को ही इनवैलिड कर दिया और पार्टी को सारी सरकार हैंड ओवर करने से इनकार कर दिया। और करीब 2 दशक तक सूकी को नज़रबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इस दौरान सूकी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, जो सिर्फ पहले म्यांमार के लोग ही कुछ जानते थे उनको, अब वर्ल्ड वाइड उनकी इमेज बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होने लगी थी, बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी थी, उनके जो त्याग थे देश के लिए उनकी वजह से। और सरकार की इमेज जो थी दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए सरकार ने 2010 में सूकी को नज़रबंद से आज़ाद कर दिया, मतलब उनको आज़ादी दे दी। अब दोस्तों जानते हैं कि ये जो मिलिट्री कूप हुआ है इसके पीछे रीज़न क्या है।
आज़ादी के बाद मतलब 2010 में जब सू की आज़ाद हो गई थी, उसके बाद 2015 में म्यांमार में फ्री इलेक्शन हुए जिसमें सू की पार्टी दोबारा से जीत गई। पर मिलिट्री की एक पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग म्यांमार का कोई भी ऐसा सिटीजन जिसकी विदेश में किसी के साथ शादी हुई है वो देश की किसी भी बड़ी ऊंची पोस्ट पर नहीं आ सकता और प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। लगता है मिलिट्री ने ये जो पॉलिसी बनाई थी ये सू की जो कंडीशन थी उसको ध्यान में रखकर बनाई थी ताकि सू की देश की राष्ट्रपति ना बन सके, क्योंकि सू की का जो विवाह था, सू की जो शादी थी वो क्यूबा के रहने वाले माइकल हैरिस से हुई थी, जिस कारण सू की देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती थी। इसका हल निकालने के लिए सरकार ने एक नई डेजिग्नेशन निकाली जो थी स्टेट काउंसलर की। सरकार ने सू की को स्टेट काउंसलर बना दिया। फिर 2000 में दोबारा से इलेक्शन हुए जो थे नवंबर में। 2020 में हुए इलेक्शंस में सू की पार्टी 2015 से भी ज़्यादा बहुमत लेकर जीत गई और जैसे ही पार्लियामेंट की पहली मीटिंग बैठने वाली थी 1 फरवरी को मिलिट्री ने सारी की सारी मीटिंग को भंग कर दिया और NLD पार्टी के जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनको और सू की को अरेस्ट कर लिया और देश में आर्मी का शासन हो गया। 1 साल तक के लिए इमरजेंसी लगा दी गई जैसे मैंने आपको बताया था। और ये सब कुछ हुआ मिलिट्री के नए कमांडर मी ऑन्ग लैंग की अगुवाई में, जिनको आज के दौर में म्यांमार में लोग डिक्टेटर कह रहे हैं। अब दोस्तों मिलिट्री तो अपनी तरफ से सफाई दे रही है कि जो इलेक्शन हुए हैं इनमें फ्रॉड हुआ है, इस वजह से इलेक्शन को हम वैलिड नहीं मानते, जो हम शासन है वो नई सरकार NLD के हाथों में नहीं देंगे। पर मी ऑन्ग लैंग का इसमें क्या रोल है? सोर्सेज से पता चला है कि मी ऑन्ग लैंग बहुत जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और 2017 में उनके ऊपर करीब 74,000 रोहिंग्या मुसलमानों को मारने का आरोप है, उनकी हत्या करने का आरोप है, जिसके पुख्ता सबूत UN के पास है। और UN नई जो सरकार आने वाली थी NLD सरकार मतलब सू की सरकार, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला था UN ने कि वो जो अपने जनरल हैं इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा एक आरोप है जो साबित हो चुका है। और इससे पहले कि ये सब कुछ होता जनरल ने तख्ता ही पलट दिया, सरकार आने ही नहीं दी और देश में इमरजेंसी लागू कर दी। मतलब कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना आएगी नई सरकार और ना होगा कोई केस, ना जाएंगे जनरल जेल के अंदर। इस इंसिडेंट का विरोध कई सारे मुल्कों ने किया है, जिसमें भारत भी, जो म्यांमार का पड़ोसी मुल्क है, वो भी मौजूद है। अब देखना यह है कि ये कैसे सब कुछ ख़त्म होगा, म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस कब तक आएगी। जो NLD पार्टी है उन्होंने लोगों को इस नए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए कहा तो है, पर ये इतना आसान नहीं है जितना नज़र आता है, क्योंकि मिलिट्री का पूरा शासन देश में फैला हुआ है। दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।